दोस्तों, एक महिला दरोगा रात को सोई थी, लेकिन सुबह जब वह उठती है तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने अपने बदन पर हाथ फेरा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी नजर जब साइड में चल रहे एक टीवी पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टीवी पर उसी का वीडियो चल रहा था, जिसमें वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी और कोई व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। जब वह महिला दरोगा उस व्यक्ति को देखती है, तुझे शौक लग जाता है। दोस्तों, आखिर कौन था वह व्यक्ति और क्या हुआ था उस महिला दरोगा के साथ? एक दिल को दहला देने वाली सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये सच्ची घटना सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर लखनऊ की है। दोस्तों, लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला पुलिस दरोगा, जिसका नाम सुनीता उपाध्याय था, वहां पर वो 2 सालों से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका एक पति था और एक 7 साल का बेटा। पति सरकारी नौकरी में ग्राम सेवक के पद पर तैनात था और उसकी नौकरी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ वहीं पर रहा करती थी। और सुनीता पुलिस मुख्यालय लखनऊ में रहती थी, जहां उसे एक क्वार्टर अलॉट किया गया था। यह बात 20 जनवरी 2016 की है। जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर हुड़दंगई का खबर आती है तो तुरंत पुलिस दल रवाना होती है, जिसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल होती है। वहां पहुंचने पर स्थिति कुछ ऐसा बन जाती है कि लाठीचार्ज करना पड़ता है और इस लाठीचार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो जाती है। मामला मीडिया में आते ही बड़ा रूप ले लेता है और जो पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर थे उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। लाइन हाजिर होने के बाद सभी पर इंक्वायरी बैठाई जाती है और सुनीता उपाध्याय इस कंडीशन में बहुत डर जाती है। उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। उसकी मदद के लिए वहां पर अपने थाने में तैनात इंचार्ज कुलदीप यादव के पास वह जाती है और कुलदीप यादव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी नौकरी को सुरक्षित रखेगा। 3 फरवरी 2016 की शाम को कुलदीप यादव सुनीता को फोन करता है और कहता है कि उसके केस के सिलसिले में कुछ चर्चा करनी है। वह उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता है। सुनीता तुरंत राजी हो जाती है और आधे घंटे के अंदर वह पहुंच जाती है। जब वह कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है तो दरवाजा बाहर से खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है, हाँ खुला है, अंदर आ जाओ। सुनीता दोस्तों अंदर जाती है और देखती है कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा हुआ शराब पी रहा है। मेज पर शराब की बोतल रखी है, 2 गिलास रखे हुए थे। यह देखकर सुनीता थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन कुलदीप उसे कहता है कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वह उसे फ्रैंक होकर बैठने के लिए कहता है। सुनीता सोफे पर बैठ जाती है और पूछती है कैसे बुलाना होगा। कुलदीप कहता है कि उसने ऊपर बात कर ली है और उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सुनीता उसे धन्यवाद कहती है। इसी दौरान कुलदीप यादव उसके लिए भी एक गिलास शराब डालकर उसे देता है पीने के लिए। सुनीता संकोच करती है, लेकिन कुलदीप यादव उस पर जोर डालता है और कहता है कि पुलिस महकमे में 80% से लोग शराब पीते हैं। यह जानकर सुनीता मजबूर हो जाती है और शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। पैक लेते हुए सुनीता और कुलदीप के बीच बातचीत शुरू हो जाता है। कुलदीप उसे फ्रैंक होने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसके परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं। सुनीता बताती है कि उसका परिवार लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। कुलदीप भी बताता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है, वह यहाँ अकेले ही रहता है। इस प्रकार बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुनीता अब तक 3 पैक शराब पी चुकी थी और नशे में आ चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुलदीप यादव अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर बैठ जाता है। सुनीता थोड़ी देर तक संकोच करती है। कुलदीप उसके कंधों पर हाथ रख देता है और सहलाने लगता है। सुनीता को समझ नहीं आता है कि कैसे प्रतिक्रिया दे, यह कैसे मना करे, क्योंकि वो मजबूरी में फंसी हुई थी और शराब का नशा भी चढ़ चुका था। पति से दूर रहने के कारण सुनीता के मन में पति से दूर रहने के कारण
पति से दूर रहने के कारण सुनीता के भी कदम हल्के हल्के बहकने लगे थे। फिर भी वो कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता चला जाता है। कुलदीप उसे समझाता है कि यहाँ उनके अलावा कोई भी नहीं है और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। धीरे धीरे सुनीता भी उसके बातों में आ जाती है और एक एक करके पैर चलते रहते हैं। फिर कुलदीप यादव सुनीता को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है, शादी संबंध बनाने लगता है। सुनीता इस समय पूरी नशे में थी और बेहोशी में कुलदीप का साथ दे रही थी। पूरी रात यह सिलसिला चलता रहता है और दोनों कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब सुनीता की आंखें खुलती है तो अपने आप को निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पाती है। उसे याद आने लगता है कि रात को क्या हुआ था। उसे खुद पर बहुत पछतावा होता है कि उसने यह क्या कर डाला। अगर वह होश में होती तो कभी भी ऐसा नहीं करती। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब सुनीता सामने दीवार पर देखती एक टीवी चल रहा है और उस टीवी में उसके साथ जिस तरह से वह अधिकारी संबंध बनाया था वह पूरा वीडियो इस टीवी में चल रहा था। उतने ही देर में अंदर से वह कुलदीप यादव आ जाता है। सुनीता उसे आश्चर्यचकित नजरों से देखती है और कुलदीप मुस्कुराता है। सुनीता पूछती है, सर यह सब क्या है? एक तो आपने मेरे साथ इतना गलत किया और जब मैं होश में नहीं थी तो आपने मेरा फायदा उठा लिया। ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बना लिया और उसे टीवी पर चला रहे हैं। कुलदीप कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? यह तो बस मैंने इसलिए बनाया था ताकि जब मन करे तो देख सकूं और एंजॉय कर सकूं। सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि कुलदीप उसका बॉस था और उसकी नौकरी खतरे में थी। साथ ही उसका वीडियो कुलदीप के फोन में था। सुनीता वहां से निकल जाती है। इस सिलसिले की शुरुआत के बाद कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। वो बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता था और न चाहते हुए भी सुनीता को मजबूर हो जाना पड़ता था। वो महीने में करीब 20 दिन तक सुनीता अपनी रातें कुलदीप यादव के क्वार्टर में बिताने लगी थी। कुलदीप यादव जमकर उसका शोषण कर रहा था। एक रात जब सुनीता कुलदीप के बाहों में होती है और वह उसके साथ संबंध बना रही होती है तो वह सुनीता से कहता है, सुनीता मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारी से बात कर ली है। वे तुम्हारे फाइल क्लियर करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त रखी है, अगर तुम वह शर्त पूरा कर देती हो तो तुम्हारी नौकरी का खतरा टल जाएगा। सुनीता पूछती है, सर कितने पैसे देने होंगे? कुलदीप हंसता है और कहता है, पैसे? तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? सुनीता, तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है, लोग खुद ही तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हें वही करना है उन साहब के साथ जो भी हम दोनों अभी कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें खुश कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता सकपका जाती है और गुस्से में कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुलदीप गुस्से में कहता है, ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जैसे को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पर होगा। दोस्तों, मजबूरी में सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके बिस्तर में बितानी पड़ती है। अब यह सिलसिला शुरू हो गया था, कभी इस अधिकारी के साथ तो कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बावजूद एक दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर था। सुनीता को इस बात का गहरा धक्का लगा। सुनीता गुस्से में कुलदीप यादव के केबिन में पहुंचती है और सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर फेंक कर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर थाने के लोग भी सब जान जाते हैं और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। सुनीता जोर जोर से चिल्लाकर कुलदीप यादव से कहती है, तुमने मेरा शोषण किया, मेरे साथ गलत किया और अब मैं सस्पेंड हो गई हूँ। मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन अधिकारियों की शिकायत करूंगी। कुलदीप भी गुस्से में कहता है, जा, तुझे जो करना है कर ले, तेरे पास सबूत क्या है? उल्टा मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है, याद है ना वह वीडियो? सुनीता गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से निकल जाती है और थाने में सबको यह बात पता चल चुकी थी कि सुनीता और कुलदीप यादव के बीच कुछ गलत चल रहा है। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के गांव चली जाती है और 2 दिन बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। सुनीता को गए हुए 5 दिन हो चुके थे कि एक व्यक्ति थाने में आकर सुनीता के बारे में पूछता जांचता है। वह सिपाही से पूछता है
कि सुनीता जी कहाँ हैं। सिपाही आश्चर्य से पूछता है कि आप कौन हैं। वह व्यक्ति कहता है, मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूँ। सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है। सिपाही चौंक जाता है और बताता है कि सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी हैं और 4 दिन पहले ही वह यहाँ से चली गई हैं। वह कहकर यह गई कि मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। अजय कहता है कि वह मेरे पास तो नहीं आई और उसका फोन भी बंद है। मामला चिंताजनक था। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं। सुरेंद्र कुलकर्णी उसे एफआईआर दर्ज कराने की सलाह देते हैं। पुलिस सुनीता का फोन सर्विस लाइंस पर डालती है और उसका आखिरी लोकेशन कानपुर के देहात में मिलता है। वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। फिर 2 दिन बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। अजय उसे पहचान लेता है कि वह सुनीता उपाध्याय ही है। अब सवाल यह था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं। उसके फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था जो कानपुर देहात में था। पुलिस पीसीओ पर पहुंचती है लेकिन वहां से कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंची, उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस केस को आत्महत्या के एंगल से देख रही थी। अजय बार बार थाने आता था और एक महिला सिपाही उसे कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर ले जाकर वह कहती है उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। यह सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता है कि यह आप क्या कह रही हैं। तब वह महिला सिपाही पूरी वाकया बताती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था। जब सुनीता कुलदीप यादव के चेंबर में गई थी और वहां दोनों की बहस हुई और लड़ाई हुई थी, अजय के भी दिमाग की घंटी बजने लगती है और वह सोचता है कि जरूर सुनीता के साथ कुछ गलत हुआ है और इसमें कुलदीप यादव का हाथ है। अजय थाने में कुलदीप यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना चाहता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और हत्या के पीछे कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव एक थानेदार था और उसका प्रभाव और ऊपर तक पकड़ था, इसलिए पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। जब थाने में कोई मदद नहीं मिली तो अजय खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था और कानून दांव पे जानता था। मीडिया में जाता है और मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस पर आ जाता है। तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं और सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था। उस पीसीओ की सीसीटीवी फुटेज की जांच किया जाता है। फुटेज में कुलदीप यादव साफ नजर आता है जो वहां फोन कर रहा था। टाइमिंग भी मिल जाती है और यह वही समय था जब सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की शक हुई और पूरी तरह से कुलदीप यादव पर घूम जाती है। कुलदीप यादव छुट्टी पर अपने गांव में था। पुलिस का एक दल उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना होती है और उसे गिरफ्तार कर थाने पर लाया जाता है। पूछताछ के दौरान कुलदीप यादव पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करने लगता है लेकिन अंततः वह टूट जाता है और सच्चाई बताता है। कुलदीप यादव बताता है कि सुनीता ने उसे फोन कर बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुनीता ने कहा था अगर उसे नौकरी वापस नहीं मिली तो वह कुलदीप और अन्य 4 अधिकारियों को फंसा देगी। यह सुनकर कुलदीप सख्ते में आ गया और सुनीता से प्यार से बातें करने लगा। कुलदीप ने सुनीता को विश्वास दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे कानपुर देहात के एक इलाके में बुलाया। उसने सुनीता को पीसीओ से फोन किया ताकि उसका खुद का नंबर न दिखे। वहां पहुंचकर कुलदीप ने सुनीता को कार में बैठाया और सरोवर के किनारे ले गया। वहां बहस के दौरान कुलदीप ने सुनीता का गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 376, 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे न्याय के सामने पेश किया जाता है। कुलदीप यादव को जेल भेज दिया जाता है लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और सुनीता को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम न्याय से यही गुजारिश करेंगे कि सुनीता को जल्द से जल्द न्याय मिले। ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे 100 बार सोचे ऐसा गुनाह करने से पहले। तो दोस्तों यह रही कहानी। इस समाज में जिन लोगों को समाज की रक्षा करने के लिए मिला है वही लोग समाज के लिए भक्षक का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे समाज में बहुत तेजी से बुराइयां फैलेंगी और प्रशासन व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूट जाएगा। इसलिए मैं उन सभी अधिकारियों से गुजारिश करता हूं जिन्हें सरकार चुनी है समाज की रक्षा करने के लिए, और समाज की रक्षा करें, न कि समाज का भक्षक बन जाए।
दोस्तों आपका विचार क्या है? उस पुलिस अधिकारी के ऊपर क्या होना चाहिए? कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।